मेरा अपना नीड। आखिर ऐसी क्या वजह थी कि अंशिका को विवाह नाम से ही चिढ़ थी। क्या हुआ जब उसके लिए एक अच्छा रिश्ता आया, मगर वह मन ही मन भयंकर आशंका से घिरी थी। आज सुबह जैसे ही अंशिका की आंख खुली, देखा कि उसकी मम्मी परेशान सी अंदर बाहर घूम रही हैं। आंख मलते हुए अंशिका बाहर आए और पूछा, मम्मी क्या हुआ, आप इतनी परेशान क्यों हो? मम्मी बोली, अंशिका, सौम्या को अचानक सुबह चक्कर आ गया था, सौरभ उसे हॉस्पिटल ले गया है। ये सुनकर अंशिका को भी चिंता हो गई। 2.5 साल पहले सौम्या और सौरभ अशोक जी के ऊपर वाले घर में किराएदार बनकर आए थे। 1-2 महीनों में ही वे कब किराएदार से अशोक के परिवार के सदस्य जैसे हो गए, किसी को पता ही नहीं चला। दरअसल ये ऊपर वाला पूरा घर अशोक जी ने बड़े प्यार से अपने बेटे रुद्राक्ष के लिए बनवाया था, पर शादी के बाद उसकी पत्नी रति का यहाँ पर मन नहीं लगा। कहने को मेरठ इतना छोटा शहर भी नहीं है, पर दिल्ली में पली भी रति को ये शहर और यहाँ की मानसिकता हमेशा दकियानुसी ही लगी। रिश्तों में खटास आने से पहले रुद्राक्ष ने समझदारी का परिचय दिया और अपना ट्रांसफर दिल्ली ही करवा लिया। बेटे बहू के जाने के बाद अशोक जी ने ऊपर वाले पोर्शन को किराए पर देने की सोची। इसकी वजह आर्थिक कम पर भावनात्मक ज्यादा थी। दरअसल उन्होंने बड़े अरमानों के साथ ऊपर वाला घर बनवाया था, पर उसे वे अब खाली नहीं रखना चाहते थे। तभी किसी जान पहचान वाले ने सौरभ के बारे में अशोक जी को बताया। वे स्टेट बैंक में मैनेजर थे और हाल ही में उसका ट्रांसफर मेरठ हुआ था और वे अपने लिए किराए का आशियाना ढूंढ रहे थे। 2 दिन बाद ही वे सामान सहित ऊपर वाले घर में शिफ्ट हो गए। जहां सौरभ बहुत कम बोलते था, वहीं सौम्या की बात खत्म ही नहीं होती थी। सौरभ का रंग सांवला था और उनका कद 6 फुट था, वहीं इसके विपरीत सौम्या 5 फुट की थी और उसका दूध जैसा गोरा रंग था। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत थे, स्वभाव में भी, रहन सहन में भी और देखने भालने में भी, पर एक दूसरे के साथ दोनों बेहद अच्छे लगते थे। जल्द ही सौम्या की एक स्थानीय विद्यालय में इंग्लिश के टीचर के रूप में नियुक्ति हो गई। घर और स्कूल का कार्य करते हुए वह बहुत थक जाती थी, पर उसने कोई कामवाली भी नहीं लगा रखी थी। जब अंशिका ने टोका तो हंस कर बोली, अंशिका, कोई बाल बच्चा तो है नहीं, 2 जनों का काम ही कितना होता है। पासा पड़ोस का कोई भी कार्यक्रम सौम्या के बिना संपूर्ण नहीं हो सकता था। किसी का जन्मदिन हो या किसी के यहाँ किट्टी पार्टी, सब घरों में सौम्या अपनी पाककला का हुनर जरूर दिखाती। उसके हाथों में अन्नपूर्णा का वास था और उसके घर तो हर शनिवार जरूर ही कोई न कोई आया होता, छोटा मोटा कोई न कोई कार्यक्रम जरूर ही होता। ऐसे ही एक शनिवार की रात जब अंशिका सौम्या से रविवार को अपने कॉलेज की फेयरवेल में पहनने वाली ड्रेस की सलाह लेने जैसे ही सीढ़ियां चढ़ने लगी, एक कर्कश सी आवाज सुनाई दी, ये सारा दिन क्या थकान का नाटक लगा रखा है। 4 लोगों के आने से घर में रौनक आ जाती है और काम ही क्या है तुम्हें, कोई बच्चा हो तो समझ भी आए। ये सौरभ की आवाज थी। इससे पहले कि अंशिका मूर्ति वापस जाने के लिए सौरभ दंदनाते सीढ़ियां उतरने लगे, फिर अंशिका को देखते ही बोले, अरे सौम्या देखो, अंशिका आई है। सौम्या ने अपनी छलछलाई आंखों को धीरे दे पोंछा और बोली, कहो अंशिका, फेयरवेल पर क्या पहन रही हो? अंशिका ने कुछ न कहा और चेहरा नीचे किए खड़ी रही। आज उसे सौरभ का ऐसा चेहरा देखने को मिला जिसकी अंशिका ने कभी कल्पना भी नहीं की। अंशिका चुपचाप खड़ी रही तो सौम्या बोली, मुझे आदत पड़ गई है अंशिका ये सब सुनने की, जो पेड़ फल नहीं दे सकता उसे किसी और तरह से तो अपनी उपयोगिता साबित करनी ही होती है, ऐसा ही मेरे साथ है। वैसे भी अंशिका, शादी के कुछ सालों बाद अगर परिवार न बढ़े तो थोड़ी सी हताशा हो जाना स्वाभाविक है। सौरभ उस अकेलेपन को दोस्तों को घर बुलाकर बांटते हैं, पर मुंह प्रश्नवाचक चिन्ह हो। पता नहीं क्यों इन सब आयोजनों में खास दिलचस्पी नहीं है। कुछ दिनों बाद बातों ही बातों में सौम्या ने बताया, उसकी और सौरभ की सारी मेडिकल रिपोर्ट्स ठीक हैं, पर जहां उससे रात दिन ये प्रश्न पूछा जाता है कि अब तक उनकी बगिया में कोई फूल क्यों नहीं खिला है, वहीं सौरभ को कोई इस बाबत परेशान नहीं करता। आज सौम्या ने फ्रेंच टोमेटो और पनीर के पराठे बनाए थे और अशोक परिवार का रात का डिनर उनके साथ ही था। सौम्या ने बहुत अच्छा खाना बनाया था। उसके सास ससुर भी आए हुए थे। वह आज पिंक सिल्क के सूट में सच में गुलाब का फूल लग रही थी। अंशिका मुस्कुराते हुए बोली, भाभी
अगर मैं लड़का होती तो मैं आपके लिए जरूर रिश्ता भिजवाती। आपको पता है आप कितनी खूबसूरत हो, अभी भी लड़की लगती हो। अंशिका की मम्मी भी हंसते हुए सौम्या की सास से बोली, भाभी अंशिका सही बोल रही है, सच आपको बहुत प्यारी बहू मिली है। सौम्या की सास व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुरा कर बोली, जी हाँ, ये बात हमसे ज्यादा कौन जान सकता है। वातावरण में खामोशी छा गई। फिर अंशिका ने ही टेलीविजन चला दिया और सब उसमें खो गए। खाने के बाद बहुत ही स्वादिष्ट गाजर हलवा था, पर किसी की हिम्मत न हुई फिर से सौम्या की तारीफ करने की। इस घटना के कुछ दिन बाद सौम्या की सास नीचे अंशिका की मम्मी के साथ बैठी हुई थी। अंशिका की मम्मी ने जब सौम्या की सास से कहा, भाभी दिल्ली में मेरी रिश्ते की देवरानी है, वे काफी मानी हुई महिलाओं की डॉक्टर हैं। मैं आपको पता दे देती हूँ, आप सौम्या और सौरभ के साथ जाकर एक बार सलाह लेना चाहो तो ले सकते हो। सौम्या की सास बोली, मुझे क्यों बता रही हो दीदी, सौरभ और सौम्या को अगर जरूरत होगी तो चले जाएंगे, अब जाकर तो थोड़ा फ्री हुई हूँ। वैसे भी मुझे नहीं लगता इन्हें बच्चा चाहिए, नहीं तो शादी के इतने साल बाद भी ये लोग डॉक्टर के पास नहीं गए हैं। हमारा फर्ज तो अपने बच्चों तक है। मुंह प्रश्नवाचक चिन्ह हो। कोई शौक नहीं है इस उम्र में तोपड़े धोने का। अंशिका और उसकी मम्मी ने यह अनुभव किया था कि जब तक सौम्या के सास ससुर रहे वे एक मेहमान की तरह ही रहे। उन्होंने सौम्या और सौरभ की जरा भी मदद नहीं करी। जब तक वे रहे सौम्या स्कूल जाने से पहले और बाद में काम में ही लगी रहती थी। न जाने क्यों सौरभ ने जाने अनजाने यह बात सौम्या के दिमाग में बैठा दी थी कि बच्चों के बिना जीवन अधूरा है, और उस अधूरेपन को सौरभ दोस्तों के साथ तो सौम्या रात दिन काम करके बांटती थी। सौरभ के माता पिता को गए अभी 10 दिन ही हुए थे कि रविवार की सुबह सौम्या नीचे आई और अशोक जी की घरवाली कमला आंटी से बोली, आंटी मेरी गलती क्या है, कहीं भी ससुराल में कोई शादी होती है सारी जिम्मेदारी मुझ पर डाल देते हैं। हाँ, मुझे माँ बनने की खुशी नहीं प्राप्त हुई, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि मेरे पास कोई काम नहीं है। हंसती हूँ, बोलती हूँ क्योंकि रोते रोते मुंह प्रश्नवाचक चिन्ह हो। जीना पसंद नहीं है, कब तक शोक प्रकट करूँ। आखिरी वाक्य बोलते हुए सौम्या का गला भर गया। कमला आंटी ने सौम्या को बाहों में भर लिया। फिर अगली सुबह सौम्या के घर से बहुत तेज तेज आवाजें आ रही थीं। अंशिका और उसकी मम्मी मूक बधिरों की तरह सुन रही थी। वे कुछ कर भी नहीं सकते थे। फिर कुछ देर बाद सौरभ चाबी देते हुए बोला, बुआ की बेटी की शादी है, सौम्या वहीं जा रही है, अगले रविवार तक आ जाएगी। कमला आंटी चुप न रह सकी और बोल पड़ी, बेटा उसे स्कूल से इतनी छुट्टियां मिल जाएंगी, पिछले माह भी तो सौम्या को ऐसे छुट्टियां लेने पर चेतावनी मिली थी। सौरभ सपाट स्वर में बोला, आंटी और सबके घर परिवार में बच्चे हैं, उनकी जिंदगी बच्चों की दिनचर्या पर निर्भर करती है, हर कोई हमारी तरह खुश नहीं है। वैसे भी सौम्या नौकरी समय काटने के लिए करती है और बुआ की बेटी की शादी में मदद करने से उन्हें सहारा भी हो जाएगा और सौम्या का समय भी कट जाएगा। अंशिका को अंदर से चिढ़ हो गई, पर प्रत्यक्ष में कुछ न बोली। सौम्या मां नहीं बन पा रही थी, इस कारण गाहे गाहे उसे अतिरिक्त जिम्मेदारी स्कूल और घर में निभानी पड़ती थी, पर सौरभ को भी तो पिता बनने की खुशी प्राप्त नहीं हुई, फिर ये मानदंड उसके लिए क्यों नहीं है? सौरभ को क्यों समय काटने के लिए कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारी नहीं मिलती? ये कैसा दोहरा मानदंड है समाज का? एक हफ्ते बाद सौम्या आ गई थी। जैसे ही वो घर पहुंची, सौरभ ने ऐलान कर दिया कि आज उसके दफ्तर के दोस्त सपरिवार रात के खाने पर आ रहे हैं। सौम्या चिड़चिड़ाती हुई नीचे आ गई। अंशिका ने उसके सिर पर तेल मालिश करी और गर्म गर्म नाश्ता परोसा। सौरभ भी नीचे आ गए और बोले, सौम्या तुम यहाँ पर नाश्ता कर रही हो और मैं वहाँ भूखा बैठा हूँ। अंशिका ने मुस्कुराते हुए सौरभ को भी नाश्ते की प्लेट पकड़ा दी। सौरभ नाश्ता करते हुए अंशिका की मम्मी से बोला, आंटी उल्टी गंगा बह रही है, कहाँ तो सौम्या को आपके लिए बनाना चाहिए और कहाँ आप उसे खिला रही हैं। इससे पहले कोई कुछ बोलता, सौम्या गुस्से में बोली, क्यों सारे फर्ज मेरे और सारे हक तुम्हारे, सब कुछ करना मेरी ही जिम्मेदारी है क्योंकि हमारे बच्चे नहीं हैं, पर हमने तुम भी आते हो सौरभ। तुम क्या करते हो सौरभ अपना समय काटने के लिए, क्योंकि तुम भी तो पिता नहीं बन पाए हो। सौरभ सौम्या की बात पर तिलमिला गया और बोला,
तुम अभी तक बड़ी नहीं हो पाई हो, हर बात का गलत मतलब निकालती हो। आज तक मैंने या मेरे परिवार ने कुछ कहा है तुम्हें? हमें लगा बात और न बढ़ जाए, पर सौम्या बिना कोई उत्तर दिए अपना पर्स उठाकर बाहर निकल गई। मकान मालिकन ने सौरभ से कहा भी, सौरभ वो 1 हफ्ते बाद लौटी थी, सांस तो लेने देता, क्या जरूरत थी आज मेहमानों को बुलाने की? सौरभ मासूमियत से बोला, आंटी मैं क्या उसका दुश्मन हूँ? मैं तो इसलिए ये सब करता हूँ ताकि उसे अकेलापन न लगे। सौम्या 2 घंटे बाद लौटी तो काफी फ्रेश लग रही थी, साथ में सौरभ भी था। हाथों में बहुत सारे शॉपिंग बैग थे। पता नहीं अंशिका को सौम्या से एक अलग सा लगाव हो गया था, इसलिए सौम्या को खुश देखकर अंशिका ने चैन की सांस ली। रात को फिर से सौम्या के घर एक छोटा सी पार्टी थी। सौम्या ने अंशिका को भी बुलाया था। सौम्या ग्रे और मजेंटा रंग की शिफॉन साड़ी में बेहद सुंदर लग रही थी। सौरभ भैया के दोनों दोस्त सौम्या की तारीफ करते हुए बोले, सौरभ यार सौम्या भाभी तो अब तेरी बेटी जैसी लगती है, अपना वजन कम कर कहीं जल्दी पोती न लगने लगे। ये सुनकर सौरभ के दोस्त की बीवी तिलमिलाकर बोली, लड़कोरी का आंचल चिकना और बांझन का चेहरा, ये कहावत आज भी इतनी ही सच है न सौम्या? सौम्या की आंखें अपमान से तिलमिला गईं। फिर से एक बो प्रश्नवाचक चिन्ह छोटी ल वातावरण के साथ डिनर समाप्त हुआ। पता नहीं क्यों सौम्या की सुंदरता और सुघड़ता हमेशा महिलाओं के लिए ईर्ष्या का विषय रही है। आज कमला आंटी की बड़ी बहू की गोद भराई की रस्म थी। सभी पास पड़ोस के लोग इकट्ठा थे और पूरे आयोजन की जिम्मेदारी सौम्या पर थी, पर अंशिका को बहुत बुरा तब लगा जब होने वाली मां की रस्म में सबको बुलाया पर सौम्या से वह रस्म नहीं करवाई गई, क्योंकि पंडितों का विधान इसके खिलाफ था। एक दिन बातों ही बातों में मकान मालिकन ने सौम्या और सौरभ से बच्चा गोद लेने की बात करी, तो जहां सौम्या की आंखें चमक उठी वहीं सौरभ बोला, मैंने कितनी बार सौम्या को समझा मुनेश दीदी की छोटी बेटी गोद ले लेते हैं, पर ये माने तब न, इसे तो अपना अकेलापन बहुत प्यारा है। वही सौम्या के अनुसार वह अनाथाश्रम से बच्चा गोद लेना चाहती हैं, क्योंकि उस पर बस उनका ही अधिकार होगा। वो उसकी परवरिश अपने हिसाब से कर पाएगी और उस बच्चे के मन में कोई ग्रंथि नहीं पलेगी कि क्यों उसके माता पिता ने उसे किसी को गोद दे दिया था, पर उनकी ससुराल वाले इसके खिलाफ थे। उन्हें अपना खून ही चाहिए था, परवरिश से अधिक उन्हें नाम और खानदान पर भरोसा था। सही तौर पर कहें तो सौम्या और सौरभ की जिंदगी में कोई कमी नहीं थी, और कमी थी भी जिसे बस महसूस कर सकते हैं पर समझ नहीं सकते। समय बदल गया और साथ में समाज भी, पर पहले जो बात सीधे तौर पर कही जाती थी उसका बस कहने का तरीका बदल गया है। सौम्या हर समय काम में ही लगी रहती थी, क्योंकि इस समय ये तलवार उस पर लटकी रहती है कि काम क्या है, 2 जने ही तो हैं, ना कोई बाल बच्चा। ये सब सुनते और समझते वह अपने वजूद से अधिक काम करती गई। सौरभ ये सोचता रहा कि सौम्या को ऐसा करने से अकेलापन नहीं लगेगा, पर दोनों ने ही कभी इस विषय पर खुलकर बात नहीं करी। ये सोचते सोचते अंशिका वर्तमान में आ गई। अंशिका की मम्मी सुबह ही हॉस्पिटल चली गई थी। मम्मी और सौरभ के लिए नाश्ता लेकर जब अंशिका हॉस्पिटल पहुंची तो देखा सौम्या के सास ससुर भी आ गए हैं, और सास बोल रही थी, हमें तो लगा कोई खुशखबरी होगी, पर यहाँ तो माजरा ही दूसरा है। मकान मालकिन ने बताया, डॉक्टर के अनुसार सौम्या के अंदर खून की कमी है, और यह सौम्या का अपना ध्यान न रखने के कारण से है। वो इतनी कमजोर हो गई है अंदर से कि अब उसे कुछ दिन आराम करना होगा। जब डॉक्टर ये सब बता रहा था तो सौरभ आश्चर्य से बोला, पर डॉक्टर सौम्या को काम क्या है, कोई बच्चा तो है नहीं हमारे जिसके कारण सौम्या थक जाए। इस बात पर डॉक्टर सख्ती से बोली, सौरभ तुम्हारा यही रवैया उसे यहाँ लेकर आ गया है। वो शरीर के साथ साथ मन से भी थक चुकी है। यह एक दिन या कुछ महीनों का नहीं, पर वर्षों तक अपने पोषण पर ध्यान न देने के कारण हुआ है। एनीमिया किसी भी व्यक्ति को और कभी भी हो सकता है अगर वो अपनी तरफ से लापरवाह हो जाए। 2 दिन बाद सौम्या घर आ गई थी, साथ में उसकी सास भी थी, जो पूरा 1 हफ्ते तक जाने अनजाने ढंग से उनका मन छलनी करती रही। उनके जाने के बाद सौम्या ने अंशिका से कहा, मुझे अपनी सास की बातों से कहीं ज्यादा सौरभ की चुप्पी छलनी कर देती है। समय बीत रहा था, पर सौम्या ने अपने को पहले से बेहतर संभाल लिया था।
अब भी वह पासा पड़ोस के आयोजनों में मदद जरूर करती है, पर अपनी सहूलियत के अनुसार पासा पड़ोस की जिम्मेदारियों को वह बड़ी विनम्रता पूर्वक ठुकरा देती है। अब अंशिका के लिए भी विवाह प्रस्ताव आ रहे थे, लेकिन मन ही मन अंशिका डर रही थी कि कहीं उसे भी सौरभ जैसा पति न मिल जाए। सौरभ के ट्रांसफर का ऑर्डर आ गए थे और उनकी अगली पोस्टिंग गाजियाबाद में थी। सारा सामान बंध चुका था और ट्रक में जमाया जा चुका था, पर पता नहीं अंशिका को बहुत बहुत खाली लग रहा था। सौम्या अंशिका की सहेली ही नहीं, उसे अपनी हमसाया लगती थी। कहीं अंशिका रोने ना लगे, ये सोचकर अंशिका चुपचाप कॉलेज की तरफ चली गई थी। आकर देखा तो घर में सन्नाटा नहीं था। अंदर रसोई में सौम्या की आवाज आ रही थी। अंशिका को लगा उसे गलतफहमी हुई है। अंदर देखा तो सौम्या ही थी। उसने आश्चर्य से कहा, सौम्या भाभी आप यहीं हो? सौरभ भैया के साथ गई नहीं? अंशिका के मुंह पर हाथ रखकर सौम्या बोली, भाभी चली गई हैं भैया के साथ। पर यह सौम्या अब अपने को पहचानना चाहती है और समझना चाहती है। अगर सौरभ को ये सौम्या पसंद है तो वो वापस चली जाएगी उस नीड़ पर, नहीं तो नीड़ का फिर से निर्माण करेगी। उस नीड़ में सौम्या सौम्या ही रहेगी। आज जो सौम्या खड़ी है उस सौम्या ने बस अपने आप को और अपनी खुशी को ही चुना है। और यह बात कहते हुए सौम्या आंखों में जिंदगी की चमक झलक रही थी। अंशिका को लगा सौम्या ने शायद उस नीड़ के निर्माण के लिए अपना पहला तिनका चुन लिया है। जिस घर में इज्जत ना हो उसे नीड़ नहीं कहते। नीड़ बराबरी, इज्जत और प्रेम से बनता है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसी तरह की अच्छी कहानियाँ आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। यहाँ उपस्थित शिक्षाप्रद कहानियाँ आपका मनोरंजन करने के साथ दिशा भी देंगी। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे प्रयास को सफल बनाएं।